हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है, तो हमारा एक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया और एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट सिविक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है कॉन्टेम्प्ररी वर्ड, वो जो है अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो कौन सा है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, नाम से काफी कुछ पता चल रहा है कि हम किस बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी क्या है, यानी डेफिनेशन देखेंगे हम डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी जो है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी मींस व्हाई नॉट एनी अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चाहते हैं, क्यों नहीं हम कोई और अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्राई करें? कर सकते हैं क्या? देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हैं? डिक्टेटरशिप, लास्ट ईयर पढ़ा था ना, सॉरी इसी साल पढ़ोगे हिटलर के बारे में, है ना। मोनार्के, नेपाल में मोनार्के है। ठीक है, फिर हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। पता है अभी तो बहुत ज़्यादा चाइना के बारे में चीज़ें हाईलाइटेड हो रही हैं, तो यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन चाइना। फिर हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, उसमें रूल चेंज होता रहता है, वो हर तरह की गवर्नमेंट ट्राई करती रहती है। कभी मिलिट्री गवर्नमेंट हो जाती है, डिक्टेटरशिप हो जाती है, फिर डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही क्यों होनी चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, तो अब बोलोगे आप डेमोक्रेसी तो भाई हम पढ़ते आ रहे हैं सिविक्स में 6th क्लास 5th क्लास से ही कि डेमोक्रेसी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और फिर बचपन में तो हमने एक अब्राहम लिंकन की भी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद की थी रट्टे मार के। कौन सी डेफिनेशन थी? दैट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। खत्म डेफिनेशन। सबसे बढ़िया डेफिनेशन थी, फटाफट लर्न भी हो गई थी, है ना, कि एक गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही चलाई जा रही है। ठीक है, तो दैट डेफिनेशन इज सफिशिएंट। क्या वो डेफिनेशन सफिशिएंट थी? नहीं थी। तभी तो अब आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अबाउट द डेफिनेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी की एक हम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं, हम इसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो अभी हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पता होने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए या नहीं? तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में तो पता है ना, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही तो रहते हैं भाई। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्या आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में? तो यहाँ पर जो हमारे रूलर्स हैं वो कौन चूज करता है? हम लोग ही चूज करते हैं। देखते हैं ना, वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो बेसिकली हम डेफिनेशन जो बनाना चाहें डेमोक्रेसी की, वो क्या बनेगी? दैट इज अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय द पीपल। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट जहाँ के रूलर्स जो हैं विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से बनाई जा सकती है। जिस चीज़ को हम यूज़ कर चुके हैं उस चीज़ के बारे में डेफिनेशन बनाना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस पेन की डेफिनेशन क्या होगी, या आप जो पेन यूज़ कर रहे हो, आप भी तो लिख रहे हो ना नोट से भी पेन लेकर के, तो उस पेन से जिससे आप लिख रहे हो, कैन यू डिफाइन दैट पेन? बताओ क्या डेफिनेशन होगी? the instrument which we use for the writing,
वही तो डेफिनेशन है भाई। पेन का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? लिखने के लिए। इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, एक ही काम आ रहा है, लिखने का काम। वो अलग बात है, स्कूल में हम गेम खेलने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं पेन को, बट बेसिकली इसका काम तो यही है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द राइटिंग। तो क्या हमें पेन की डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत आई? बिकॉज वी आर यूजिंग इट ना। जिस चीज़ को हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें, हम उन चीज़ों की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशन बनाएंगे। बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हमें डेमोक्रेसी की, जो कि सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड हो रही हो। ठीक है, डेमोक्रेसी पर तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is in which the rulers elected by पीपल। ठीक है, यही तो हम करते आ रहे हैं और यही हम अभी तक देखते आ रहे हैं। रूलर्स आर, ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, यही हम करते आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, एंड नाउ इट इज चेंज। अब किसकी है? कांग्रेस की है, मिस्टर अशोक गहलोत जी की है। ठीक है, अब पता है ना चीफ मिनिस्टर का भी तो बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, उठापटक चल रही है, कंटिन्यूस न्यूज़ में आ रहा है। घर में देखते होंगे ना, घर वाले न्यूज़। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इन राजस्थान के थोड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट क्या है? इसके रूलर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है? इलेक्टेड बाय पीपल, यानी गवर्नमेंट बाय पीपल। वही अब्राहम लिंकन जी की एक वर्ड तो अपने पास आ ही गया, बाय द पीपल, है ना। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चूज की जा रही है बाय द पीपल। तो क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? अब मान लीजिए आपको वोट देने का राइट तो मिल गया, आप इलेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट को, आप वोट देने जा रहे हो, लेकिन जब आप वोट देने के लिए पहुंचे तो आपको पता चला वहां तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, इलेक्शन में केवल एक ही व्यक्ति है। तो क्या आप वहां पर कुछ फेयर आपका हो पाएगा कि भाई आप जो वोट दे रहे हो क्या वो यूजफुल होगा? मान लीजिए इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में मैं खड़ी हूँ और बेसिकली आप मेरे को ही वोट दोगे अगर मैं खड़ी होंगी, पर मेरे कंपटीशन में कोई और है ही नहीं, तो क्या करोगे? किसको वोट दोगे? मैडम तो अच्छी नहीं है, डांटती हैं, तो हमें मैडम को तो वोट नहीं देना। हम किसी और को वोट दे रहे हैं, पर मैडम के कंपटीशन में तो कोई टीचर ही, कोई और कैंडिडेट खड़ा ही नहीं है। तब फिर आप क्या करोगे? मुझे हराने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। मैं किसी का भी, चाहे मुझे वोट मिले ना मिले, मैं अपना खुद का एक वोट डाल करके मैं एक वोट से जीत जाऊंगी। कंपटीशन है क्या मेरे पास? कंपटीशन ही नहीं है ना। यानी हम जब इलेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट करते समय हमारे पास कंपटीशन भी तो हो भाई, है ना। गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए हमारे पास कंपटीशन भी हो। अब हम देखते हैं चाइना में 1 पार्टी रूल है, एक ही पार्टी है। अब आप चाहो ना चाहो वही पार्टी जीतेगी। इलेक्शन करवा रहे हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स जो हैं वो लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। जो उनको पसंद करते हैं वो वोट डाल जाते हैं, जो पसंद नहीं करते वो वोट नहीं डाल रहे। चाहे अब वो वोट डालें या ना डालें, इलेक्शन में कौन जीतेगा? इलेक्शन में तो वही जीतेगा, क्योंकि कैंडिडेट एक ही खड़ा है तो एक ही पार्टी जीतेगी। कंपटीशन ही नहीं है, यानी इलेक्शन होने के लिए कंपटीशन होना जरूरी है। फिर इलेक्शन के समय अनफेयर मीन्स यूज किए गए। कंपटीशन तो हो गया, लेकिन दूसरे लोगों को वोट डालने के लिए पहुंचने ही नहीं दिया गया, या पोलिंग बूथ चेंज कर दिया गया एंड टाइम पे। बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कर दिए गए जिससे कि
प्रॉपरली फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं हो पाए, तो अब कुछ लोगों ने तो वोट डाले, यानी इलेक्टेड बाय द पीपल हुआ, लेकिन क्या वो सही तरीके से हुआ? नहीं हुआ। यानी कि ये जो डेफिनेशन है, दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है बेटा, है ना। रॉन्ग नहीं बोल रही हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड इनसफिशिएंट। ठीक है, ये इनसफिशिएंट है, रॉन्ग नहीं है। यानी इसमें हमें अब और कुछ और फीचर्स भी डेमोक्रेसी के इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब जाके प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यू फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें हमें पता चलेगा कि किसी भी कंट्री को अगर प्रॉपरली डेमोक्रेटिक कंट्री होना है तो उन्हें ये फीचर्स उस कंट्री के अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट फीचर्स ऑल्सो। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फीचर्स। हाँ, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हम इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पर ही अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो फीचर था, सबसे पहला फीचर तो यही है, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, सबसे पहला फीचर तो यही है कि भाई रूलर्स तो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट है, इसमें हमें और भी फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्या होना चाहिए? फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस। यानी जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो कैसे हो? फ्री हो, यानी लोग जो हैं फ्रीली अपना वोट कास्ट कर सकें। और वोट फ्रीली कास्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कंपटीशन तो हो। मैं अकेली इलेक्शन में खड़ी हूं तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मुझे तो इलेक्शन में वोट कास्ट होने से पहले ही पता है मैं जीतूंगी, मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है ना भाई। तो कंपटीशन होगा तो क्या होगा? इफ आई हैव द फियर ऑफ लूजिंग, तो मैं क्या करूंगी? मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी कि कहीं ऐसा ना हो मेरा कॉम्पिटिटर जीत जाए। तो उसको हराने के लिए मैं जितना ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है उतना अच्छा काम करूंगी, और मेरे कंपटीशन में मेरा कॉम्पिटिटर भी करेगा। हम लोग आपस में compete करेंगे और फायदा अल्टीमेटली किसको मिलेगा? लोगों को। अब लोगों को जिसका काम पसंद आता है उसको वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और उसको इलेक्ट कर सकते हैं। यानी उनके पास इलेक्शन के लिए चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। बिना चॉइस के वोट डालना मीन्स उसकी एज सच कोई वैल्यू ही नहीं रही कि भाई आपने वोट तो डाल दिया पर चॉइस ही नहीं थी, वो एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति को वोट डाल करके आ गए। तो आपके पास चॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? ये बहुत इसका नाम बार बार आता है, पता है क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? इसका मतलब है एवरी अडल्ट पर्सन। यूनिवर्सल है ना, बस ईच एंड एवरी अडल्ट पर्सन। अडल्ट कौन होगा? 18 ईयर्स एंड अबव। अबव में जितने भी साल तक ह्यूमन बीइंग की लाइफ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अडल्ट का मतलब है 18 ईयर्स एंड अबव। तो एवरी सिटीजन या एवरी पर्सन who is 18 years and above, irrespective of their caste, religion, creed, gender, have the right to cast their vote. ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस रिलीजन को या किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है। किसी भी रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करे, इससे मतलब नहीं है। वो क्या होना चाहिए? कंट्री का सिटीजन होना चाहिए और 18 ईयर्स एंड
अबव होना चाहिए, तो उसको राइट टू वोट है। यानी कंट्री की पूरी अडल्ट पॉपुलेशन हैज द राइट टू इलेक्ट देयर रूलर। समझ में आया? अगर यहाँ पर लोगों को उनका वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है या उनके वोट की इक्वल वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? इज दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक? नहीं होगी वो कंट्री डेमोक्रेटिक। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है हमारी बुक में फिजी का, फिजी अ कंट्री, तो वहां पर क्या था पहले, अब तो चेंज हो चुका है, वहां पर फिजियन जो पॉपुलेशन थी, यानी जो प्रॉपरली फिजी कंट्री को ही बिलोंग करती थी, उनके वोट की वैल्यू प्रॉपर थी। वहीं पर जो इंडियन फिजियंस थे, यानी इंडिया से जाकर फिजी में जो लोग रहने लग गए थे, उनके वोट की वैल्यू उनके कंपैरिजन में कम थी। यानी जब वोट कास्ट जब वोट चेक किए जा रहे हैं, काउंटिंग की जा रही है, उस समय ये चेक किया जा रहा है कि ये वोट जो है वो फिजियन पॉपुलेशन ने दिया है या इंडियन फिजियन पॉपुलेशन ने दिया है, उसके हिसाब से उनकी वैल्यू काउंट की जाएगी। इज दैट करेक्ट? यानी सबको इक्वल राइट नहीं है ना? तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में 1 पर्सन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, क्या होगा यहां पर इसमें? 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, एंड 1 वोट 1 वैल्यू। समझ में आई बात? ठीक है, एक व्यक्ति का 1 वोट और हर वोट की एक ही वैल्यू होगी, इक्वल वैल्यू होगी। यानी मेरे वोट की जितनी वैल्यू है उतनी ही कंट्री के कोई बहुत ज़्यादा रिच बिजनेसमैन की या कोई पॉलिटिकल स्टेबल नेता की, उनके वोट की वैल्यू भी मेरे वोट के इक्वलेंट ही होगी। अगर कोई जुडिशियल से है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है या कोई बहुत नीचे तबके से है, लोअर कास्ट का है, या कोई बहुत पुअर पर्सन है, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीवन हैज़ द इक्वल वैल्यू ऑफ द वोट। जब हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो हम सबके वोट की वैल्यू इक्वल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो वोट है वो कौन व्यक्ति कास्ट कर रहा है। इसलिए जब भी हम वोट कास्ट करते हैं उसमें कहीं पर भी कोई नाम या कुछ चीज़ें, कोई आइडेंटिटी, कुछ भी मेंशन नहीं होती। यानी जब वोट काउंट हो रहा है तब काउंट करने वाले को नहीं पता कि वो वोट किसने डाला है। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने डाला है, कंट्री के चीफ मिनिस्टर ने डाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने डाला है, एक टीचर ने डाला है, एक क्लर्क ने डाला है, किसने डाला है नहीं पता। ठीक है, हमें तो वहां जाके क्या करना है, वी हैव टू पुश 1 बटन और वोट कास्ट हो गया। अब वो बटन जो किसने पुश किया ये नहीं पता। अंडरस्टूड? तो यहां पर वोट की जो वैल्यू है इक्वल होनी चाहिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ। ठीक है, नाउ अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही हो गई, यानी सबने वोट डाल दिया, लोगों के पास कंपटीशन भी हो गया, तो लोगों ने अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली। अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उसको काम करने का राइट ही ना हो तो पाकिस्तान का भी हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और वहां पर उन्होंने इलेक्शन करवा दिए, बाकायदा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, कंपटीशन भी दिया, इलेक्शन करवा के लोगों को चूज कर दिया, एमएलएज एमपी सब चूज कर लिए। लेकिन क्या कर दिया उन्होंने, हर व्यक्ति के पीछे यानी हर चूजन मिनिस्टर के साथ एक अपना मिलिट्री ऑफिसर लगा दिया। यानी वो चूज किए गए रूलर्स, दे डोंट हैव द राइट टू टेक डिसीजन। चूज तो हो गए भाई, हमने शो भी तो करना है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उन्होंने शो कर दिया कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन जो चूज किए गए रूलर्स थे, अगर उनके पास कोई पावर्स ही ना हो, उन्हें काम करने की फ्रीडम ही ना हो, तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? तो आपके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं रही भाई। आपने वोट तो दिया, चूज भी किया रूलर, पर रूलर से आप जो काम करवाना चाहते हो उस रूलर के पास राइट ही नहीं है उस काम को करने का। जिन उम्मीदों के साथ आपने उसको चूज किया था कि भाई इस व्यक्ति को मैं वोट कास्ट करूं, ये जीतेगा और मेरे लिए या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम करेगा, तो वो व्यक्ति काम कैसे करेगा?
if it does not have any right to do the work। यानी कि जो चूज किया गया रूलर है उसको काम करने की फ्रीडम भी होनी चाहिए। ठीक है, द रूलर्स elected by people have, ये 1 वोट 1 वैल्यू को मैं मिटा रही हूं, have decision making power within the limits of constitutional setup। ठीक है, उन्हें जो है वो रूलर्स जो इलेक्ट किए गए हैं बाय द पीपल, दे हैव डिसीजन मेकिंग पावर, यानी उनको डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। कितनी पावर होनी चाहिए? ये भी अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी पावर्स प्रोवाइड की हैं केवल उतनी लिमिट तक ही दे कैन टेक द डिसीजंस। नहीं तो क्या होगा, हमारे चूज किए गए जो रूलर्स हैं दे बिकम डिक्टेटर ना, अगर उनके पास अनलिमिटेड पावर हो जाएगी तो। इसलिए उन्हें अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो रूल है वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। समझ में आई बात? किसका रूल होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का, ह्यूमन बीइंग का नहीं होता। ये जितने भी हमारे चूज किए गए रूलर्स हैं दे आर बाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बांध के रखा हुआ है। वो उतनी ही पावर्स को यूज कर सकते हैं जितनी पावर्स उन्हें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मिली हुई हैं, उससे ज़्यादा पावर्स वो यूज नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट वो पावर यूज करने का राइट उनके पास होना चाहिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दे हैव द राइट टू टेक सम डिसीजंस। अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूलर्स हैं? नहीं। हमने इतनी मेहनत की, कंपटीशन दिया, वोट डाले, रूलर्स इलेक्ट किए, लेकिन जब वो हमारे लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं तो वो सब कैसा हो गया? यूजलेस। इलेक्टेड रूलर तो हैं पर उनके बिहाफ पर डिसीजन कोई और ले रहा है। अगर किसी और को ही डिसीजन लेना है तो फिर रूलर्स इलेक्टेड करने की इतनी सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या है? अंडरस्टूड? ठीक है, इसका मतलब कंट्री में क्या है? रूल ऑफ लॉ है। किसका रूल है? लॉ का रूल है, किसी ह्यूमन बीइंग का रूल नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमेशा जो इलेक्टेड रूलर होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे। यानी कि जितने राइट्स हमें मिले हुए हैं उतने ही राइट्स इन इलेक्टेड रूलर्स को भी मिले हुए हैं। वी आर इक्वल। बस वही है कि हमने उन्हें चूज करके कंट्री के डेवलपमेंट का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, हम दूसरे काम में बिजी हैं। ठीक है, दोनों अपना अपना काम करेंगे, लेकिन रूल कौन करा है? देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। लॉ का रूल रहेगा, यानी वो लॉ से बियॉन्ड जाकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमने देखा ना, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं वो तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे का कंट्रोल रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं? जिससे कि कोई भी रूलर कोई ऐसा डिसीजन ना ले पाए जो कि कंट्री के बेटरमेंट के लिए ना हो। ओके, आप इतने पॉइंट्स इसके नोट डाउन करो, फिर इसके 1-2 पॉइंट और हैं वो मैं आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये मैं इसको रब कर रही हूँ पॉइंट्स को, 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो
कंट्री में हमारे इलेक्टेड रूलर्स हैं, कंपटीशन भी हो गया है, ठीक है, और उनको पावर भी मिल गई है। लेकिन अब ये जो पावर है, ये पावर वो किसके लिए यूज करेंगे? दे हैव टू यूज दैट पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है। हैव यू हर्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना है? राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, आपके पास राइट टू एजुकेशन है ना। तो बहुत सारे हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किससे मिल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहे हैं। तो इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कोई भी इन फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। The rights of the citizen must be protected through कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे राइट्स हैं, ये राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा? इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज जुडिशरी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, किसकी हेल्प से? जुडिशरी की हेल्प से। और जुडिशरी ये काम कब कर पाएगी? जब जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है। क्यों है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना? अगर जुडिशरी किसी के कंट्रोल में होगी तो वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं दे पाएगी, ठीक है। जुडिशरी जो है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती है, ना किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ना किसी एनी अनदर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजन भी जुडिशरी करती है। अभी देख रहे हो ना, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार में जो गड़बड़ हो रही है, तो फाइनली कहाँ गया है केस? जुडिशरी के पास। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? जुडिशरी। इसका मतलब जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी के भी इन्फ्लुएंस में या किसी के भी अंडर में नहीं होनी चाहिए। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तब वो कंट्री के लिए बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएगी और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी। अंडरस्टूड? तो आप ये फीचर्स नोट डाउन कर लेना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वेरियस स्टोरीज। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग स्टोरीज हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। कीप रीडिंग, बुक भी रीड करना, ओके। टेक केयर, बाय।